जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख़ालिद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ हैं इमरान भाई। और इनका भी आरपी अप्रूव हो गया माशाल्लाह और वीज़ा डी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं इनकी कहानी, कैसे इनका सारा कुछ चला। तो इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता दें और फिर बता दें कि आपने कोर्स कौन-सा सिलेक्ट किया और फिर अपनी जर्नी आप खुद बताएँ, कैसे सब किया आपने? अच्छा, वैसे मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर 2021 में अपना ना सारा प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था। तो यूएमटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। सही है, सीजीपीए भी मेरा 3.08 है। सही है। ठीक हो गया, ये मेरा हो गया यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड। अब हुँ, जनाब मैंने दिसंबर 2021 में मैंने यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अप्लाई किया था। मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन भी करनी होती है। हुँ, तो मैंने अप्लाई किया तो फरवरी को मुझे जेकेयू से रिप्लाई आया जी कि आप ना डबल वेरिफिकेशन करवाएं। हुँ, तो मैंने फिर सारा पता सोर किया, आपसे भी पता किया और इधर उधर से लोगों से पता किया। तो जी इसका मतलब ये निकला कि आपने वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन करनी है। सही है। तो फिर मैंने देखना शुरू किया जी कि वेरिफिकेशन किस तरह लेनी है। मुझे नॉलेज हुआ जी कि एम्बेसी से आपको ईमेल लेके, उस टाइम पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो हुँ, ईमेल करके मैंने वेरिफिकेशन ली। हुँ, और अपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जितने भी इससे रेलिवेंट जो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको मैंने वो करवा लिया, लीगलाइज करवा लिया। ठीक है जी। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन करवा ली। हुँ, वेरिफिकेशन की जो मेरी डेट थी वो थी 8 अप्रैल 2022। ठीक है जी। ठीक है। हुँ, तो उस दिन मैं जाके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आया। 5 मिनट का प्रोसेस है। ठीक है जी। हुँ, और उस हुँ। टाइम जो मेरी फीस थी वो तकरीबन 23,800 थी। हाँ, उस टाइम पे फीस रिवाइज़ नहीं हुई थी। हाँ जी। तो अब यूनिवर्सिटी ने जो मुझे कहा हुआ था कि आपने ना जून के अंदर अंदर ना लीगलाइजेशन करवानी है। तो मुझे था कि अप्रैल मई जून तक मुझे ना आ जाएगा। तो जैसे ही जून पहुंची ना तो कोई ईमेल नहीं आई मुझे किसी किस्म की। मैंने जी। जेपीयू को रिक्वेस्ट की कि मेरा टाइम मजीद एक्सटेंड किया जाए। तो हुँ, उन्होंने फिर जून जुलाई अगस्त में ना उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ना 5 अगस्त तक ना अपनी डिग्री जो है ना अपलोड कर दीजिएगा लीगलाइजेशन की, ना आप हमें सेंड कर दीजिएगा। हुँ। तो अगस्त भी आ गया। अगस्त में भी 5 महीने पूरे हो गए तो नहीं हूँ मेरा बनाना। मैंने उनको फिर मतलब ईमेल कर आपकी दी। वेरिफिकेशन की रिपोर्ट 5 महीने तक नहीं आई थी। हाँ जी, मेरे वैसे आई है 22 अगस्त को वेरिफिकेशन का रिजल्ट। अच्छा। हाँ जी, वो टाइम ले गया और मैं लाहौर से भी हूँ वैसे भी ना। हाँ, हाँ। ठीक है। तो फिर जैसे ही फिर अगस्त आई ना तो मैंने उनको फिर ईमेल कर दी कि मुझे अभी तक वेरिफिकेशन की ईमेल नहीं आई। तो हुँ, उन्होंने फिर मुझे 5 अक्टूबर 31 अक्टूबर का लास्ट टाइम दिया। इन्होंने कहा जी भाई अगर इस टाइम तक आप नहीं जमा कराएंगे ना तो हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। तो अल्लाह की तरफ से फिर आ गई मुझे 22 अगस्त को। हुँ। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने खुद ही मुझे पॉज़िटिव। टाइम, हाँ जी, फिर उन्होंने मुझे खुद ही टाइम दे दिया जी कि 5 सितंबर को आके ना आप लीगलाइजेशन करवाएं। तो हुँ, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और मैं अपना पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट नया लेके गया था। ज़ाहिर है वो ठीक है नया जी। चाहिए। हाँ, नया चाहिए होता है तो वो मैं ले गया और वो मैंने अपना करवा लिया लीगलाइज। जैसे हुँ, मैंने लीगलाइज करवा लिया तो फिर मैंने इसकी कॉपियां रख ली अपने पास और मैंने इनको डीएचएल कर दिया। कोई बीस जी। तारीख को पहुंच 20 तारीख को उनको यूनिवर्सिटी को पहुंच गया था, हुँ, जेकेयू में। हुँ, और 6,000 तकरीबन 7,000 उसकी फीस थी डीएचएल हुँ। की ना, तो वो पहुंच गया उनके पास। जेकेयू में आपका कोर्स कौन-सा है जिसमें आपने अप्लाई किया ये बताया नहीं आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। मास्टर। सही है। हुँ, हुँ। ठीक है जी। तो फिर उनकी ना मुझे 24 सितंबर को उनकी ईमेल आ गई थी कि भैया आपका एडमिशन लेटर आ गया हुआ है, तो आपका एडमिशन हो गया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अच्छा 24 सितंबर को। हाँ, तो फिर मुझे पता लगा जी कि अब आरपी फाइल करनी है तो अकोमोडेशन मुझे पता लगा जी कि आपने अकोमोडेशन भी लेनी है। तो हुँ, 11 डोम्स है जी लिंस में, जिसमें मैं मील्स करता गया और सबने कहा जी कि भाई रूम फुल हुँ, है। किसी ने एज रिस्ट्रिक्शन लगाई तो हुँ, किसी ने कहा जी कि भाई रूम्स अवेलेबल नहीं है, आप दिसंबर में ट्राई करना। तो हुँ, अब मैं इस कश्मकश में था कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल वो मिला ताकि मैं आरपी की तैयारी करूं। अब सही है। किस्मत की बात देखिएगा कि मैंने आरपी अपनी फाइल की थी 16 दिसंबर को। ठीक है जी। हुँ, सोलह हुँ, दिसंबर को और अक्टूबर का आखिरी महीना चल रहा था, मतलब सॉरी आखिरी महीना कह रहा हूँ, आखिरी डेट चल रही थी। आखिरी हुँ, महीना मतलब कि लास्ट मतलब 22, 23, 24 अक्टूबर। हुँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि बैंक स्टेटमेंट में 3 महीने से पहले पैसे रखवाने होते हैं। ठीक है जी। हुँ, तो मुझे पता ही नहीं था। तो हुँ, फिर मैंने पापा से कहा जी कि मुझे पैसे अरेंज करके दें। तो फिर हमने पैसे अरेंज किए
उसके बाद जैसे ही पैसे रेंज हुए तो नवंबर की स्टार्ट में मैंने अपने बैंक में पैसे रखवाए थे, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने पैसे रखवा दिए तो आप खुद हिसाब लगा लें 1.5 महीना बनता है यहाँ से, ठीक है जी, मतलब नवंबर, और हाँ 1.5 महीना कम से कम बनता है। तो बैंक स्टेटमेंट रखवा के पैसे, तो फिर मैंने ना स्टूडेंट ड्रीम होम से उस टाइम कांटेक्ट किया था क्योंकि मुझे आखिरी सोल्यूशन वही मिला था। तो 260 यूरोज मैंने दिए थे उनको, तो उन्होंने मुझे एक डमी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था जी कि भाई आप अपना ये ले लें, पकड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट ले लें। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाकी कि मैंने अपने मामला किए, ट्रैवल इंश्योरेंस अरेंज की, बैंक स्टेटमेंट पापा की निकलवाई, पापा का बिजनेस शो करवाया, एफिडेविट बनवाया, एफआरसी करवाई, सॉरी एफआरसी कह रहा हूँ, टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए, ठीक है पापा के। तो वो सारे लेके मैं 16 दिसंबर को चला गया उनके पास आरपी के लिए। तो वो भी 5 to 10 मिनट्स लगे, मेरा वहाँ पे आरपी सबमिट हो गया। तो उसके बाद मैं वेट करता रहा 12 जनवरी को मुझे मजिस्ट्रेट की ईमेल आई कि भाई आपकी ना 4 ऑब्जेक्शंस आ चुकी हुई हैं। तो फिर ऑब्जेक्शंस क्या थी जी जनाब के, एक तो था कि पैसे कम थे, यूरो ज्यादा हो गया था, ठीक है जी, कि वो कह रहे थे कि मजीद कुछ पैसे जमा कराओ। तो मैंने 32 लाख की बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई थी उस टाइम पे। सही है। फिर मैंने जब ऑब्जेक्शंस आई हैं तो फिर मैंने 37 लाख की मतलब बैंक स्टेटमेंट कवर की, मतलब 7 लाख रुपया, मतलब कोई 5-6 लाख रुपये और बीच में ऐड करवाया, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हुआ कि फिर दूसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि आपकी, मैंने किया हुआ था जी कि मैं मैरिड हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ का और बेटी का ना लिखा हुआ था। तो मैंने ना छुपाने की कोशिश नहीं की। कुछ स्टूडेंट छुपाने की कोशिश भी करते हैं कि भाई हम बाद में वाइफ का कर लेंगे, ये है वो है। तो मेरी बेटी भी थी, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं ना अपना वाइफ का रिकॉर्ड डाल दूं, क्योंकि कल को मैंने वाइफ को बुलाना तो है ही है। तो मैंने कहा झूठ ना, मतलब सच ना ही छुपाया तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी वाइफ को किस तरह सपोर्ट करेंगे, आपने ये नहीं बताया हुआ। तीसरा ये था कि अक्टूबर में ना मुझे ना आइडिया नहीं था कि बैंक स्टेटमेंट में थोड़े थोड़े पैसे रखने हैं, 1 मिलियन से कम कम रखने हैं, ताकि वो ऑब्जेक्शन ना उठाएं कि भाई ये पैसे कहाँ से हैं, इसका प्रूफ कम से कम से उनका ये पॉइंट था तीसरा। हाँ, तो मेरे पापा ने ना क्या किया जी कि जब उनको पैसे आए ना उनके अकाउंट में डायरेक्ट 12.5 लाख रुपए आया, उन्होंने कैश निकलवा के ना मुझे जमा करा दिया मेरे अकाउंट में। तो अब वो पूछने लगे जी कि आपके अकाउंट में 12.5 लाख रुपया कहाँ से आया, मतलब आपने कैश जमा कराया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसकी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैश जमा हुआ है। तो एक ये ऑब्जेक्शन थी। इसको भी कवर किया जी कि मैंने गोल्ड का पर्ची बनवाई, ठीक है जी, उस 1 अक्टूबर की। बेसिकली अक्टूबर में पैसे जमा करवाए थे कुछ, और कुछ नवंबर में करवाए थे, कुछ अक्टूबर में करवाए थे। और जिस डेट पे जिस जो 12.5 लाख था उसका जो ऑब्जेक्शन था वो अक्टूबर का था कि अक्टूबर के एंड में आपने जो पैसे जमा कराए वो कहाँ से आए। तो वो फिर मैंने गोल्ड का बेचा था, गोल्ड का करके उनको पर्ची जमा कराई थी कि भाई मैंने गोल्ड बेचा हुआ है। और किस्मत से ही अब जो हमारी टैक्स रिटर्न थी उसमें लिखा हुआ था जी कि अदर एसेट्स में काफी माशाल्लाह पैसे थे। तो मैंने उनको हाईलाइट कर दिया ऑब्जेक्शन में कि हमने अदर एसेट्स में गोल्ड शामिल होता है, क्योंकि गोल्ड को हम ना स्पेसिफाइड टैक्स रिटर्न में नहीं लिखते, जैसे गाड़ियों का घरों का लिखते हैं ना, तो अदर एसेट्स में ये फंड्स आ जाते हैं और गोल्ड वगैरह आ जाता है। तो मैंने उनको हाईलाइट कर दिया था कि टैक्स रिटर्न हमारे काफी हैं, तो मतलब उसमें काफी अदर एसेट्स में पैसे भरे हैं, तो हमने वहां से गोल्ड बेच के इसको पूरा किया। ठीक हो गया जी। तो दूसरी ऑब्जेक्शन मैंने इस तरह कवर की। और तीसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि आपका ना अकाउंट जो था ना मेरा बेसिकली था वीजा कार्ड, मतलब इंटरनेशनल नहीं था। तो मेरी आरपी जो थी ना 16 दिसंबर से पहले ही मैंने अपना कार्ड ना प्रीमियम करवा लिया हुआ था, क्योंकि वहाँ की जो बैंक वाली थी ना मैनेजर, उसने मुझे कहा था जी कि आपका ना 30 लाख से ऊपर है अकाउंट में पैसे, तो आपका प्रीमियम कर दूं। पता नहीं अल्लाह की तरफ से ही हुआ है। तो मैंने कहा आप प्रीमियम कर दें, मैंने कहा बेनिफिट्स मिल जाएंगे मुझे। तो उन्होंने ना प्रीमियम कर दिया था। तो फिर मैंने उनको तीसरी ऑब्जेक्शन में यही कहा कि उन्होंने पूछा था कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे आप। तो आपका अकाउंट में तो सिंपल नॉर्मल अकाउंट है। तो मैंने क्या किया जी कि मैंने उनको जो बैंक स्टेटमेंट दोबारा पैसे रखवा के जो भेजी थी ना, मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया जी कि टॉप पे ना बैंक स्टेटमेंट की टॉप पे टैग लगा होता है कि आपका अकाउंट कौन सी स्टेट पे है। तो प्रीमियम स्टेट पे था, तो मैंने उनको वहां से उनको अथॉरिटी दे दी और साथ ईमेल अटैच की। जब मेरा प्रीमियम अकाउंट हुआ तो जो ऑफिशियल ईमेल होती है वो भी मैंने साथ अटैच कर दिया बैंक का, कि यहाँ से प्रूफ हो जाता है जी कि बैंक में मतलब इस तरह, मतलब सॉरी ये मेरा प्रीमियम अकाउंट है। ठीक है जी। तो इस तरह की जो ऑब्जेक्शंस आई थी तो वो मैंने फिर इस तरह इसको कवर अप किया था। तो जैसे भी ये डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद कब आया था आपको आरपी का अप्रूवल पर, कितने दिन में? हाँ, वो मुझे आ गया था 4 दिन बाद, 12, 13, 14, 16 में आ गया था मुझे। कुछ नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा नहीं हुआ। 18 को मैंने उनको ऑब्जेक्शंस के आंसर दिए थे
और 23 तारीख को उनका मुझे रिप्लाई बैक आ गया था कि भैया आपकी अप्रूव होगी आपकी आरपी। तो चलो उस दिन से लेकर मैं आज की डेट तक वेट कर रहा हूँ, मुझे वीजा डी की अपॉइंटमेंट नहीं आई। तो मैं 2 हफ्ते वेट करने के बाद उनको फोन करना शुरू हो गया एम्बेसी को। तो फिर वहां पे जो एक मेल कांस्टेबल था, उन्होंने मुझे रिप्लाई बैक में मुझे मतलब फोन पे ही उन्होंने मुझे बताया जी कि आपकी अपॉइंटमेंट 8 मार्च को है। तो मैं फिर अब यही सोचा है कि 8 मार्च को मेरा वीजा डी की जो अपॉइंटमेंट है मैं चला जाऊंगा उस टाइम पे, तो चलो मेरा काम हो जाएगा। चलो अच्छा गुड है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपने स्टूडेंट ड्रीम होम होम की बात की ना कि डमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उधर ही ठीक। ट्रैवल करके जाना। हाँ जी। अच्छा, मैंने आपको चीज बतानी थी सच। मुझे ना बीच में एक और स्टोरी रह गई। तो ना मैंने ना क्या किया कि मैंने ना जनवरी में ना दोबारा अप्लाई करना शुरू कर दिया डॉर्म्स के अंदर, क्योंकि वो जो स्टूडेंट ड्रीम होम वाले थे ना वो मुझे 500+ यूरोस के ऊपर चार्ज कर रहे थे रूम का। तो सही वो मेरे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था। है। तो एक है फ्रोस्टबर्ग 7 हॉल्स। कॉस्ट करो। हाँ जी। तो उनकी मुझे ना अल्लाह की तरफ से कोई ईमेल आ गई कि भाई हमारे पास रूम अवेलेबल है, मैंने अप्लाई किया था दोबारा। तो मैंने फिर स्टूडेंट टीम उनको छोड़ दिया, तो और मैंने ना उनको जो है ना डायरेक्ट कॉस्ट बहुत उनको, से ले लिया आपने। हाँ फिर उनको पेमेंट की। वो 365 यूरो सिंगल रूम का मुझे दे रहे थे, अलाउ कर रहे थे। और 550 एडवांस डिपॉजिट मैंने उनको करके, तो तकरीबन 2.5 लाख बनता है, उस टाइम पे बनता था, तो वो मैंने उनको जमा करवा दिया था। तो उनका मुझे गुड हो कॉन्टेक्ट। गया, फिर अब आप फ्रोशबर्ग जाएंगे। हाँ हाँ, तो अब मैंने वीजा डी के फॉर्म में उनका लिखा हुआ है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट उनका डिटेल्स लिखी है। तो साथ में फिर उनका जो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना वो मैं अटैच करूंगा साथ के, ये मैंने अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है। सब तो गुड हो गया। इस तरह चले हैं मेरे मामला। तो और चलो मैंने good है। फ्लाइट भी बुक करवा ली हुई है। अब आपने 20 को जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। चले अल्लाह करे आपका वीजा इस टाइम तक आ जाए। तो ये थे इमरान भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी डिटेल शेयर की। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।